स्टूडेंट्स वेलकम टू द क्लास ऑफ फिज़िक्स। आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने से पहले इससे पहले जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया है थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। इन द लास्ट लेक्चर स्टूडेंट्स वी हैव स्टडीड अबाउट द सप्लीमेंट्री फिज़िकल क्वांटिटीज़ और सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। हम लोगों ने कहा था सप्लीमेंट्री फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जो ना तो डिराइव्ड हैं ना तो बेस इन नेचर हैं, बल्कि ये एक्सेप्शनल केस हैं। इसमें हमारे पास दो डिफरेंट तरह की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ थी। द फर्स्ट वन वॉज द प्लेन एंगल एंड सेकेंड वन वॉज द सॉलिड एंगल। हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में इस सॉलिड एंगल को डिटेल के साथ डिस्कस किया था। सॉलिड एंगल को हम लोगों ने डिफ़ाइन किया था कि हमारे पास कोई भी एक क्लोज्ड बॉडी हो, क्लोज्ड थ्री डायमेंशनल शेप हो हमारे पास, उस शेप के ऊपर बाहर कोई सरफेस एरिया जो है वो सेंटर के ऊपर जो एंगल बना रहा होगा दैट एंगल इज़ कॉल्ड एज द सॉलिड एंगल। इसकी एग्जांपल मैंने आपको इस तरह से दी थी कि अगर आपके पास कोई भी एक फुटबॉल है तो फुटबॉल डिफरेंट पैचेस के साथ मिलके बना है। एक पैच जो फुटबॉल के सेंटर पे एंगल बना रहा है दैट इज़ एग्जांपल ऑफ द सॉलिड एंगल। ओके, सॉलिड एंगल के लिए हम लोगों ने मैथमेटिकल फॉर्म देखी थी। हम लोगों ने कहा था सॉलिड एंगल डिनोटेड बाय सिंबल ओमेगा इज़ इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। उसके बाद हम लोगों ने इसके यूनिट के बारे में डिस्कशन की थी। हम लोगों ने कहा था इसका यूनिट जो है वो स्टीरेडियन है और 1 स्टीरेडियन को हम लोगों ने डिफ़ाइन किया था कि जब हमारे पास कोई भी क्लोज्ड बॉडी हो उसका बाहर कोई पैच जो है वो सेंटर के ऊपर एंगल बना रहा हो और वो पैच कितना हो वो उसी क्लोज बॉडी के रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो, तो तब हम लोग कह सकते हैं कि सेंटर पे वो जो पैच एंगल बना रहा है दैट एंगल इज़ ऑफ 1 स्टीरेडियन। उसके बाद हम लोगों ने कुछ डिराइव यूनिट्स के बारे में डिस्कशन की थी और हम लोगों ने कहा था ये वो यूनिट्स होते हैं जो ना तो बेस इन नेचर हैं ना ही ये हम लोगों ने डिराइव यूनिट्स के बारे में हम लोगों ने कहा था ये वो यूनिट्स हैं जो बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई करने से, उनको डिवाइड करने से, उनको मैनिपुलेट करने से हमारे पास बनते हैं। और हम लोगों ने ये भी कहा था हमारे पास जितनी की जितनी डिराइव फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनके जो यूनिट्स होते हैं दैट आर एग्जांपल ऑफ दी डिराइव यूनिट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने कुछ थोड़े से ईटीआर एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे और उन एमसीक्यूज़ मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी। मैंने आपसे कहा था आप लोगों ने पावर की बेस यूनिट्स डिराइव करनी है। मैंने यहाँ पे डिराइव की है और मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। आप लोगों ने अपने आंसर्स इसके साथ मैच कर देने हैं। स्टूडेंट्स पावर का जो डिराइव्ड यूनिट है वो है वॉट और पावर को आप लोग लिख सकते हो पावर इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स इज़ इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क का यूनिट है जॉउल, टाइम का यूनिट है सेकंड। जॉउल को आप लोग लिख सकते हो न्यूटन इनटू मीटर एंड सेकंड एज इट इज़। न्यूटन स्टूडेंट्स आप लोगों ने डिराइव भी किया था, इट इज़ इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन बेस यूनिट्स और ये मीटर एज इट इज़, ये सेकंड एज इट इज़। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है मीटर के साथ, यू विल गेट मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड क्यूब। और इसको जब आप लोग मज़ीद सिंप्लीफाई करोगे सेकंड क्यूब है इसको ऊपर ले आए तो पावर माइनस हो जाएगी, तो ये आपके पास पावर के बेस यूनिट्स बन जाते हैं। ओके, आज का स्टूडेंट हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशंस। साइंटिफिक नोटेशंस का कॉन्सेप्ट इससे पहले आप लोग अपने 9th या 10th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं। थोड़ा सा इसको रिव्यू करेंगे और हमारी जो बेसिक हमारा फोकस होगा वो होगा हमारा MCQs के ऊपर। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? सिंपली राइटिंग अ नंबर इन द पावर्स ऑफ 10। कोई भी आपके पास बड़ा नंबर है उसको आप लोग पावर्स ऑफ 10 के फॉर्म में लिख लो, दिस इज़ कॉल्ड एज द साइंटिफिक नोटेशन। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है? फ्रेंड्स अगर आप लोग देखो एटम का अगर आपको कहा जाए रेडियस मेजर करें या उसका डायमीटर मेजर करें तो ऑब्वियसली वो बहुत ही छोटा होगा, 0.000000 और समथिंग इस तरह से कुछ होगा। अब ये डिजिट लिखना 0.000000 एंड समवट, तो ये एक राइटर के लिए भी टायरसम है और दूसरा पेज भी आपका थोड़ा एक्स्ट्रा वेस्ट होगा। सो द टेक्निक इज़ व्हाट, आप लोग उस नंबर को 10 की पावर्स में लिख दो। इससे होगा क्या, आपका टाइम भी सेफ रहेगा और आपका पेपर भी, आपका पेज भी सेव रहेगा। सो साइंटिफिक नोटेशन इज सिंपली व्हाट, इट इज़ द वे ऑफ राइटिंग अ नंबर इन पावर्स ऑफ 10।
जनरल साइंटिफिक नोटेशन, जनरल फॉर्म क्या है साइंटिफिक नोटेशन की? सिंपली m मल्टीप्लाई बाय 10 पावर p. m is mantissa, p is power and this 10 is a base. p is sometimes exponent भी कह देते हैं उसको. अच्छा, अब इसके लिए एक रूल है. रूल ये है कि ओनली वन नॉन ज़ीरो डिजिट शुड बी लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट. इस सारी की सारी चीज़ को हम लोग एग्जांपल्स के साथ समझते हैं और फिर वापस आगे इसको दोबारा एक्सप्लेन करते हैं. Students see that here I have mentioned some examples. मेरे पास एक नंबर है 0.0256 and I am asked to write this number in the scientific notation. तो साइंटिफिक नोटेशन की पहली डिमांड क्या है? राइटिंग नंबर इन पावर्स ऑफ 10. तो पहले मैंने इसको किस तरह 10 की पावर में लिखना है. तो क्या इसको मैंने यहाँ पे 10 की पावर में लिखा है? यस, मैंने यहाँ पे इसको 10 की पावर में लिखा है. कैसे लिखा है? मेरे पास पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट को उठा के मैं 2 के बाद ले गया हूँ. यहाँ से इस पॉइंट को मूव करके मैं यहाँ पे इस 2 के बाद ले गया हूँ. तो पॉइंट को मैंने मूव कर दिया है टूवर्ड्स दी राइटवर्ड डायरेक्शन. अब पॉइंट जब इस साइड मूव करेगा तो 10 की कुछ पावर आएगी. ये पावर याद करने के लिए आप लोगों ने अपने माइंड में 2 पॉइंट्स रखने हैं. आप लोगों ने स्टूडेंट्स याद रखते हैं जब कभी भी डेसिमल की राइटवर्ड मूवमेंट होगी, दैट इज़ राइट मूवमेंट ऑफ डेसिमल, जब कभी भी डेसिमल राइट साइड पे मूव करेगा तो आपकी पावर नेगेटिव होगी. और डेसिमल पॉइंट जब कभी भी लेफ़्ट साइड मूवमेंट करेगा तो पावर पॉजिटिव में जाएगी. अब यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे देख खड़ा होता हूँ. नंबर इज़ 0.0256 और पॉइंट को मैं मूव कर रहा हूँ इन माय राइट डायरेक्शन. तो राइट डायरेक्शन में जब भी पॉइंट मूव होगा पावर नेगेटिव होगी. पावर अब नेगेटिव तो होगी, लेकिन कितनी नेगेटिव होगी? पावर उतनी ही नेगेटिव होगी जितने मैं डिजिट्स मूव करूँगा. फॉर एग्जांपल हियर आई हैव मूव्ड 2 डिजिट्स 0 and 2. So my power will be negative, and how much it will be negative? It will be 10 power minus 2. It will be 10 power minus 2. क्यों -2? क्योंकि मैंने 2 डिजिट्स मूव किया है. और माइनस क्यों आ रहा है? माइनस इसलिए आ रहा है जब कभी पॉइंट राइटवर्ड साइड पे मूव करेगा तो पावर नेगेटिव में जाएगी. सो इन साइंटिफिक नोटेशन द नंबर 0.0256 कैन बी रिटन एज 2.56 10 की पावर -2. अब मैं चेक करता हूँ क्या ये स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में है. तो साइंटिफिक नोटेशन की पहली डिमांड है राइटिंग नंबर इन पावर्स ऑफ 10. क्या ये 10 की पावर में लिखा है? यस, लिखा है. सेकेंडली रूल ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक नॉन ज़ीरो टूवर्ड्स द लेफ़्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट हो. तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स डेसिमल पॉइंट है और ये मेरे पास एक लेफ़्ट साइड पे नॉन ज़ीरो डिजिट है. सो इस नोटेशन में मेरे पास ये वाला रूल फॉलो हो रहा है. सो आई कैन से दैट दिस नंबर इज़ रिटन इन परफेक्ट स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन. आप लोग इसी नंबर को इस तरह से भी लिख सकते हैं 25.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3. सिंपली आप लोग पॉइंट को मूव कर दो 5 के बाद. तो पॉइंट कितने डिजिट मूव किया? 1 2 3 डिजिट्स मूव किया. राइट मूव किया तो पावर नेगेटिव होगी. अब ये भी अगर आप देखो तो ये भी इसी के इक्विवेलेंट है, लेकिन इस नंबर में एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम यह है कि ये नंबर इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा. दिस रूल सेज दैट ओनली वन नॉन ज़ीरो टू द लेफ़्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट. डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे सिर्फ और सिर्फ एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए. जबकि यहाँ पे अगर मैं इसके लेफ़्ट साइड पे देखूँ तो मेरे पास ये 2 नॉन ज़ीरो आ रहे हैं 2 and 5. सो अगर आपको MCQs गिवन हो, ये नंबर इस तरह का नंबर गिवन हो और आपको इस तरह के 2 ऑप्शंस गिवन हो तो आपकी करेक्ट वाली ऑप्शन वो होगी जिसमें डेसिमल की लेफ़्ट साइड पे सिर्फ और सिर्फ एक नॉन ज़ीरो है. दिस ऑप्शन विल बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग, ऑल्दो ये नंबर भी इसी को ही कोरिस्पॉन्ड कर रहा है. ओके, second example 42500. So the point is actually here. So the point is here. तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो मुझे पता है मैंने पॉइंट को मूव करना है एक नॉन ज़ीरो डिजिट को लेफ़्ट साइड पे रखते हुए. तो इस पॉइंट को मैंने मूव करके यहाँ पे लेके आना है. पॉइंट को यहाँ पे मैं लेके आऊँगा स्टूडेंट्स. सो द नंबर विल बिकम 4.2500. लेकिन अभी मैं अगर देखूं तो पॉइंट की किस डायरेक्शन में मूवमेंट हुई है? पॉइंट की
लेफ़्ट डायरेक्शन में मूवमेंट हुई है। अगर पॉइंट की लेफ़्ट डायरेक्शन में मूवमेंट हुई है, सो आई कैन सी है दैट लेफ़्ट मूवमेंट ऑफ डेसिमल विल गिव्स अस द पॉजिटिव पावर। तो जब लेफ़्ट मूवमेंट होगी तो पॉजिटिव 10 की पावर आएगी। और कितनी पॉजिटिव आएगी? जितने मैं डिजिट्स मूव करूँगा, 1 2 3 4 डिजिट्स मैंने मूव किया तो मेरे पास 10 की पावर 4 आएगी और पॉजिटिव में आएगी। सो हियर आई हैव रिटन 4.2500 10 पावर 4। ओके, लास्ट एग्जांपल 0.000092। इस नंबर को मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो ऑब्वियस सी बात है, पॉइंट को मैंने यहाँ से मूव करके 9 के बाद लेके जाना है ताकि सिर्फ और सिर्फ एक नॉन ज़ीरो हो टू द लेफ़्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट। तो जब मैं इसको पॉइंट को मूव करके 9 के बाद लेके आऊँगा तो मैं देखूँ मेरे पॉइंट की मूवमेंट राइट साइड में हो रही है और राइट मूवमेंट ऑफ डेसिमल पॉइंट गिव्स नेगेटिव पावर्स। सो मेरी यहाँ पे पावर क्या होगी? नेगेटिव होगी। और कितनी नेगेटिव होगी? जितने डिजिट्स मूव करूँगा, 1 2 3 4 5। आई हैव मूव्ड 5 डिजिट्स, सो माई पावर विल बी 10 पावर -5। तो ये आप लोग देखें, दिस नंबर इज रिटन इन द साइंटिफिक नोटेशन। ओके, इस पर चेक कर लें रूल्स फॉलो हो रहे हैं। यस, फर्स्ट क्या है? राइटिंग नंबर इन पावर्स ऑफ 10। क्या 10 की पावर में लिखा है? यस, लिखा है। सेकेंडली, only one non-zero to the left of decimal point. So yes, there is only one non-zero to the left of decimal point. So this number is in the scientific standard scientific notation. अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों मैंने कुछ तो ऐसे MCQs लिखे हैं यहाँ पे। Diameter of Earth is this much, 1270000 meters. दिस इज़ यूनिट मीटर। तो स्टूडेंट्स अब अगर आप लोग देखें तो ये बड़ा नंबर है, इसको लिखते हुए मेरा टाइम भी लगेगा, मेरा पेज भी लगेगा एंड इट इज़ टायरसम एक्टिविटी। तो मैंने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। सो पॉइंट मुझे पता है 0 के बाद है, पॉइंट को मैंने मूव करके 1 के बाद लाना है ताकि देयर शुड बी ओनली वन नॉन ज़ीरो डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट। जब मैं इस पॉइंट को मूव करके यहाँ पे लेके आऊँगा तो स्टूडेंट्स आई कैन सी दैट माय पॉइंट मूवमेंट इज़ इन दी लेफ़्ट डायरेक्शन। जब लेफ़्ट डायरेक्शन में होगी तो लेफ़्ट डायरेक्शन में पावर पॉजिटिव होती है और कितनी पॉजिटिव होगी? जितने डिजिट्स मूव करूँगा। सो आई काउंट माई डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7। आई विल मूव 7 डिजिट्स इन लेफ़्ट डायरेक्शन तो मेरी पावर 10 पॉजिटिव 7 आएगी और नंबर क्या बन जाएगा? 1.27 1.27 10 पावर 7 meters. So this much is the correct answer of this MCQs. Okay. इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिस्कस करने हैं कुछ थोड़े से प्रीफिक्सेस हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। नाउ व्हाट आर द प्रीफिक्सेस? अब अगर आप इस नंबर को देखो स्टूडेंट तो ये 10 पावर 7 है। अब कुछ 10 की स्पेसिफिक पावर्स हैं, उनको हम लोगों ने कुछ नाम दे दिए हैं। यही चीज़ some specific powers of 10, this thing is called as the prefixes. अब वो कौन सी powers of 10 है? I have mentioned here. अगर आप उस स्टूडेंट देखो 10 की पावर कहीं पे 1 है, 10 की पावर 1 corresponds to the name deca, 10 power 2 corresponds to hecto, 10 power 3 kilo, 10 power 6 mega, 10 power 9 giga, 10 power 12 tera, 10 power 15 peta, 10 raised power 18 exa, 10 raised power 21 zeta, 10 raised power 24 iota. These are the positive powers of 10. अगर negative powers of 10 में देखूँ 10 की पावर -1 डेसी, -2 सेंटी, -3 मिली, -6 माइक्रो, then nano, then pico, -15 femto, also called as Fermi, and 10 raised power -18 atto, 10 raised power -21 zepto, and 10 raised power -24 yocto. ओके, अब ये प्रीफिक्सेस स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। इनसे रिलेटेड हम लोग कुछ थोड़े से MCQs डिस्कस करने वाले हैं। द फर्स्ट MCQs इज 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 गीगामीटर इज इक्वल टू हाउ मच। तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करोगे?
आपको पता है स्टूडेंट्स किलो, अगर आप लोग किलो को देखो ये है 10⁻³ के इक्वल, सो आई हैव रिटन हियर 10⁻³ अगर आप लोग गीगा को देखो ये है 10⁻⁹, सो डिनोमिनेटर में मैंने लिख दिया 10⁻⁹ ओके। अब अगर मैं स्टूडेंट्स करूँ इसको सिंप्लीफाइड कर दूँ, 10⁻³ है, डिनोमिनेटर में 10⁻⁹ है। ऑब्वियसली जब इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये 10⁻⁹ बन जाएगी। और आप लोग एक्सपोनेंट्स के रूल्स में अगर एक्सपोनेंट्स के रूल्स के ऊपर अप्लाई कर तो ये हो जाएगा 10⁻³ - 9 विच इज सिंपली 10⁻⁻⁶, and 10⁻⁻⁶ it corresponds to micro. So it means that 1 kilometer divided by 1 gigameter, this is equal to the micro. Okay. Second MCQs, 1 microgram divided by 1 gigagram, this is equal to how much? Simply माइक्रो की वैल्यू आपको पता है 10⁻⁶, गीगा की वैल्यू आपको पता है here I have written 10⁻⁹. So if you divide these two, 10⁻⁻⁶ divided by 10⁻⁹, 10⁻⁹ ऊपर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा और एड अप हो जाएगा -6 में, यू विल गेट 10⁻⁻⁶ -9 विच इज़ सिंपली 10⁻⁻15. अब 10⁻⁻15 किस चीज़ के इक्वल है? दिस इज़ इक्वल टू दी femto. So in this way we can solve the MCQs related to the prefixes. इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोग जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इस कोर्स में, आप लोग देखोगे सारी फिज़िक्स में या सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में या मैथमेटिक्स में इन प्रीफिक्सेस को बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है. दे आर दी हाईली एडवांटेजियस. आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ चीज़ रिमाइंड करवा देता हूँ. अगर आपको याद हो, हम लोगों ने जब फिज़िक्स के सेकंड लेक्चर ले रहे थे तो हम लोग यूनिट्स को डिस्कस कर रहे थे. उन यूनिट्स को डिस्कस करते हुए स्पेसिफिकली सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जब हम लोग CGS, FPS, MKS, SI को डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि CGS सिस्टम में जो फोर्स का यूनिट होता है वो डाइन्स होता है, और जो हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल है, SI सिस्टम है, इसमें जो फोर्स का यूनिट होता है ये न्यूटन होता है. और आपको मैंने इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन भी डेराइव करवाया था. मैंने आपको वो रिलेशन उस टाइम एज इट इज़ दिखवा दिया था एंड आई टोल्ड यू कि जब हम लोग आगे जाएंगे इस कोर्स में तो हम लोग इस रिलेशन को डेराइव करेंगे. नाउ वी आर इन पोजीशन, आज हम लोग उस रिलेशन को डेराइव करने जा रहे हैं. सो लेट्स सी हाउ आई डेराइव दैट रिलेशन. I will raise from here. ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने रिलेशन ड्राइव करना है बिटवीन न्यूटन्स एंड डाइन्स. कीप वन थिंग इन योर माइंड दैट डाइन्स फोर्स का यूनिट है CGS सिस्टम में, न्यूटन फोर्स का यूनिट है इन द सिस्टम इंटरनेशनल SI सिस्टम. सो सी हाउ आई विल रिलेट बोथ दीज यूनिट्स. आई नो दैट फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स it is equal to mass times acceleration produced in the body. F is equal to m into a. Okay, in SI system and in CGS system SI system में स्टूडेंट्स मेरे पास जो फोर्स का यूनिट है दैट इज, आई नो इट इज न्यूटन, एंड न्यूटन इज बेसिकली इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स. CGS में मेरे पास फोर्स का यूनिट है डाइन, एंड डाइन इज इक्वल टू व्हाट. अगर आप लोग यहाँ से ही निकालना चाहो तो आपको पता चल जाएगा डाइन किस चीज़ के इक्वल है. हियर आई हैव मैस, और CGS सिस्टम में मैस का यूनिट होता है ग्राम्स, सो आई विल गेट हियर ग्राम्स. देन आई हैव एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है? लेंथ या डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम स्क्वेयर्स. सो एक्सेलरेशन has a unit in SI system meter per second square, but in CGS system here this much is the length, and in CGS system length का क्या unit होता है? Simply
सेंटीमीटर, और टाइम का क्या यूनिट होता है, वही यूनिट जो SI में होता है, दैट इज़ सेकेंड. So now I know that Newton is equal to kg meter per second square, dyne is equal to gram centimeter per second squares. Sorry. Okay. Now I am going to develop a relationship between Newton and dynes. मैं यहीं से relation easily derive कर सकता हूँ by the help of these prefixes. Okay. कैसे मैं इसको derive कर सकता हूँ? I know that here I have kilograms, kilo, k is appearing, and I know that kilo is equal to 10 power 3. So इस किलो की जगह मैं सिंपली लिख देता हूँ 10 power 3. Okay, then I have meters. तो फ़िलहाल के लिए मैं मीटर को, ग्राम्स को 10⁻³ के साथ मैं ग्राम्स को लिखूँगा, मीटर को मैं फ़िलहाल एज इट इज़ लिख देता हूँ, और सेकंड स्क्वायर को भी मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ. ओके. अब स्टूडेंट्स, आई नो दैट हियर आई एम गोइंग टू यूज़ द प्रीफिक्स सेंटी. क्यों मैं इसको यूज़ करने जा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास सेंटीमीटर यूज़ हुआ है, प्रीफिक्स सेंटी यूज़ हुआ है. सो आई एम गोइंग टू यूटिलाइज दिस प्रीफिक्स सेंटी. अब मैं इसको कैसे यूटिलाइज करूँगा स्टूडेंट्स? आई हैव प्रीफिक्स सेंटी, और अगर मैं लेंथ के साथ ये वाला यूनिट देखूँ, दिस इज़ रिटन सेंटीमीटर्स. नाउ यू नो दैट सेंटी किस चीज़ के इक्वल है? सेंटी इज़ इक्वल टू 10⁻². सो यू कैन राइट इट एज, अगर मैं इधर 1 लिख दूँ, आई कैन राइट इट दिस 1 एज इट इज़ 1, देन सेंटी 10⁻² as centi is equal to 10⁻², and then I will write this meter as it is. So 1 multiplied by 10⁻², simply 10⁻². So I can write 10⁻² meters. This is equal to 1 centimeter. ओके. यहाँ पे मेरे पास मीटर है, मैंने मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में. तो अगर मैंने मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, यहाँ पे ये 10⁻² है. जब मैं इसको इस साइड लेके आऊँगा बाय मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस, ये हो जाएगा 10⁻². आई कैन राइट 10⁻² सेंटीमीटर्स. दिस इज़ इक्वल टू 1 meters. So you have to use this relation, in this form. So अगर मैं ये वाला रिलेशन इस फॉर्म में यूज़ करूँ, आई कैन सिंपली राइट इट एज 10 power. If I use this relation over here, I can write 10⁻³ as it is, grams as it is, और मीटर की जगह मैंने क्या इंट्रोड्यूस करना है? सेंटीमीटर. और 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल है? 10⁻². सो आई विल राइट 10⁻² सेंटीमीटर पर second square as it is. Okay, now all this was equal to Newton. Okay, 10⁻³ 10⁻², bases are same, so powers will be added. I can write 10⁻³ plus 2, और यूनिट्स को मैं एक जगह लिख देता हूँ, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Now gram centimeter per second square, this is actually dyne. So I can write it simplified here, 10, 3 plus 2, 5, and gram centimeter per second square becomes equal to dyne. And here I have Newton. So this is the relation that we have written in the first lecture. So you have to keep it in your mind that 1 न्यूटन, आप लोग यहाँ पे 1 लिखते हैं, 1 न्यूटन इज़ इक्वल टू 10⁻⁵ डाइन्स. और अगर आप लोग डाइन्स इसको इन्वर्स करना चाहते हैं, 10⁻+5 यहाँ पे है, इस साइड लेके आएंगे, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू -5. यू कैन ऑल्सो राइट 10⁻⁵ न्यूटन्स. दिस इज़ इक्वल टू 1 डाइन.
So these are the mathematical relations that we have written in first lecture, and now we have derived these two mathematical relations. स्टूडेंट्स इस तरह का एक और भी मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स हैं जो हम लोग आगे चलेंगे, जब डायमेंशंस वाले टॉपिक्स पे हम लोग जाएंगे तब हम लोग मज़ीद इस तरह के मैथमेटिकल रिलेशंस डिराइव करेंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये मैथमेटिकल रिलेशंस आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में एज MCQs अपीयर होते हैं या आपके ETIA के एग्ज़ाम में एज MCQs अपीयर होते हैं। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़। टिल दैट, अल्लाह हाफ़िज़।